बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कर लिया है कंप्लीट MA 1 का। आज हम चैप्टर 3 से शुरू करेंगे। कॉस्ट यूनिट्स, कॉस्ट क्लासिफिकेशन एंड प्रॉफिट रिपोर्टिंग। कॉस्ट यूनिट्स, कॉस्ट क्लासिफिकेशन एंड प्रॉफिट रिपोर्टिंग क्या मतलब? चैप्टर के नाम से क्या लग रहा है हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या होने वाला है इसमें? कॉस्ट यूनिट किसे कहते हैं? सबसे पहले ये बताएं, कॉस्ट यूनिट किसे कहते हैं? हर इदारा कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हैं, यस और नो? यस। बिजनेस वही प्रोडक्ट या सर्विस के लिए रहा है। हमें एज एन अकाउंटेंट उसी प्रोडक्ट और सर्विस की क्या निकालनी है? कॉस्ट। तो जब हम कॉस्ट निकाल रहे हैं तो उसका यूनिट क्या है? वो एक प्रोडक्ट, दैट्स द कॉस्ट यूनिट। अगर कोई बिजनेस है, उसका प्रोडक्ट मार्कर्स, उसका ये मार्कर्स और डस्टर्स बनाने का है काम, तो हमारे लिए एज एन अकाउंटेंट कॉस्ट यूनिट क्या होगा? मार्कर, डस्टर। ये हमारा कॉस्ट यूनिट है। वन यूनिट ऑफ दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड द कॉस्ट यूनिट, या वन यूनिट ऑफ द सर्विस इज कॉल्ड द कॉस्ट यूनिट। अब आइए नेक्स्ट, कॉस्ट क्लासिफिकेशन। कॉस्ट क्लासिफिकेशन फायदों के बारे में से क्लासिफिकेशन। कितनी टाइप्स ऑफ कॉस्ट? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉस्ट वी हैव? अभी तक क्या आपके जहन में कोई आ रहा है कि हमने कितनी टाइप्स पढ़ी है या कुछ कान में आई है चीज? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉस्ट आर? तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉस्ट आर देयर? नो आइडिया। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट। बेसिकली जो मेजर कैटेगरीज हैं वो दो हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी हैं जो अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहला है डायरेक्ट कॉस्ट, दूसरा है इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? व्हाट इज डायरेक्ट कॉस्ट? एनी कॉस्ट that is directly incorporated into the product or service is called direct cost. नहीं समझ आया? पे नहीं करना। जैसे हमने मटेरियल का पढ़ा, मटेरियल पढ़ा है हमने अभी, तो मटेरियल भी नहीं पढ़ा है। ऑलराइट, अच्छा हम बेसिक एग्जांपल से शुरू करते हैं। बेसिक एग्जांपल, सबसे छोटा बिजनेस मुझे बताइए क्या, जो आपने देखा हो, ऑब्जर्व किया हो आते जाते कहीं भी। स्मॉलेस्ट बिजनेस दैट यू हैव ऑब्जर्व। बॉक्सेस बॉक्सेस, ओके। बॉक्सेस, पेपर बॉक्सेस बनाने का, ठीक है। और बिजनेस, सबसे छोटा बिजनेस, सबसे छोटे लेवल, कार्ड्स वगैरह, शू पॉलिश शू पॉलिश जो कर रहे होते हैं मोची। जो ठेले वाला सब्जी बेच रहा है वो बिजनेस कर रहा है। जो फ्रूट वाला अपने ठेले पे फ्रूट बेच रहा है वो बिजनेस कर रहा है। और ये सबसे छोटा तरीन बिजनेस है जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। हमने क्या सीखा था कि बिजनेस के कितने इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बताइएगा? कैपिटल, सेल्स, एसेट्स, वेरी गुड। ये सब इंग्रेडिएंट्स उस छोटे से छोटे बिजनेस में भी मौजूद है। अब आइए, वो जो छोटा बिजनेसमैन है जिसने ठेला चलाने सब्जी का, या मोची है, या फ्रूट वाला है, या वो नारियल बेच रहा है ठेले पे, या वो आपका शुगर केन जूस बना रहा है, ये जितने लोग हैं, क्या ये बहुत पढ़े लिखे हैं? क्या ये बड़े क्वालिफाइड हैं? क्या ये इनको इंग्लिश, अंग्रेजी और मैथ्स आती है बहुत ज्यादा? नहीं। तो ये फिर अपनी कॉस्टिंग और सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं? सवाल। ये भी तो कोई ना कोई कॉस्ट निकाल के कोई ना कोई अमाउंट पे, सेलिंग प्राइस पे सेल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को? तो ये लोग कैसे निकालते हैं? इंफॉर्मेशन होती है बाहर से। चलो ठीक है, उन्होंने कहा कि मैं बराबर वाले ठेले वाले से पूछ लेता हूँ वो कितने की सब्जी बेचता है, मैं भी उसी पे बेचूंगा। इजी, इजी तरीका।
लेकिन अगर उसको खुद कैलकुलेट करना हो तो वो कैसे करे? या जो जिस रेट पे सब्जी उठाता है सब्जी मंडी से वो आता है जितना उसने उस पैसों में लिया होता है उससे ऊपर करके वो बेचेगा। वेरी गुड। अब ये क्या आपने कहा, ये जो आपने बात कही, ये एक लेमैन को भी पता है। लेमैन कौन? आम इंसान जिसने बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, उसको भी ये कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है बिजनेस करने का, कि भाई मेरी जो लागत है, एक लागत होती है ना, ये मेरी लागत है। लागत क्या है? मैं मंडी से खरीद के लाया हूँ सब्जी, किराया लगा है मेरा, फिर मेरे साथ एक बंदा खड़ा होता है, उसको मुझे तनख्वाह देनी होती है, वो मेरा साथ देता है सब्जी धोने में या रखने में, सेटिंग करने में या बेचने में, या मैं मस्जिद गया हूँ तो वो देख लेता है, मैं वॉशरूम गया हूँ तो वो देख लेता है। फिर मतलब बड़ा हेल्प हो जाता है, एक से भले दो, मेरी तबीयत खराब है तो उसने चला ली, ठीक है, तो उसको भी किराया देना है। तो क्या उसके जहन में है, जो मेरी लागत है वो मुझे निकालनी है। तो लागत में क्या क्या चीजें आ गई? जो उसने सब्जी मंडी से खरीदा, सप्लायर से खरीदा, तो क्या खरीदा उसने? माल खरीदा। तो हम उसको क्या बोलते हैं? मटीरियल। माल खरीदा उसने, इन्वेंटरी खरीदी, मटीरियल खरीदा। लो अगर ये मोची है तो वो जाहिर है लेदर, धागा, सुई, ये सब मटेरियल खरीदेगा तो वो आगे कुछ मोची वाला काम कर सकेगा ना। टूल्स के बगैर तो नहीं होना ना ये। तो ये हम इसको अपनी जबान में मटेरियल कहते हैं। इसका दूसरा नाम इन्वेंटरी भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये सब्जी वाला है, इसको रेडीमेड प्रोडक्ट ही मिल रहा है, मतलब सब्जी डायरेक्ट मिल रही है, उसको उसको प्रोसेस करने की जरूरत है, तो हम उसको इन्वेंटरी बोलेंगे। फिर जो वो तनख्वाह दे रहे हैं बंदे को, हम उसको अपनी जबान में क्या बोलेंगे? लेबर। अच्छा अब बताओ, क्या उसकी कोई हाई फाई दुकान है? तो कोई बिजली का बिल नहीं है। क्या वो ठेला रेंट पे है? हो सकता है। अगर तो वो रेंट पे है तो हम उसका रेंट लेंगे, जिसको हम अपनी जबान में कहते हैं ओवरहेड्स। रेंट को, बिजली को, जो भी ये अदर एक्सपेंसेस है, मटेरियल और लेबर के अलावा जो भी एक्सपेंसेस हैं वो ओवरहेड्स में फॉल होते हैं। अब आइए, ये जो मटेरियल है ये दो तरह का होता है। एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। अभी हम आएंगे आगे, अकाउंटिंग फॉर मटेरियल वाला चैप्टर आएगा, अकाउंटिंग फॉर लेबर वाला चैप्टर आएगा, वो सारे चैप्टर में हम ये डिटेल में एक एक चीज को देखेंगे। अभी मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि मटेरियल इनडायरेक्ट और डायरेक्ट होते हैं। क्या मतलब डायरेक्ट मटेरियल, क्या मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल, आपके जहन में क्या चीज है? डायरेक्ट जब डायरेक्ट जाके खरीदो खुद ही डायरेक्ट मटेरियल जो डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट का हिस्सा बन रहा है। अब इसको आप मार्कर वाली इंडस्ट्री पे लेकर आए, कि मार्कर बनाने के लिए मटेरियल खरीद के लाए आप, प्लास्टिक, और भी मटेरियल खरीद के लाए आप, इंक, और भी मटेरियल खरीद के लाए आप, इसके ऊपर का जो ये लेबल पेपर लगता है पूरा, ठीक है, ये सब आप खरीद के लाए और फिर प्रोसेस से गुजारा, मैन्युफैक्चरिंग की। जब मैन्युफैक्चरिंग की तो ये जितना मटेरियल इस प्रोडक्ट का हिस्सा बन गया, इस प्रोडक्ट का पार्ट बन गया, और ये प्रोडक्ट कहाँ जाएगा? कस्टमर के पास। ये उसका पार्ट बन के कस्टमर के पास चला गया तो उसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल। और जो जो मटेरियल प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बना, लाइक फॉर एग्जांपल द टूल्स, द मशीनरी, मशीनरी के बगैर तो ये नहीं बनता ना। लेकिन मशीनरी क्या इसका हिस्सा बन गया है? नहीं। अच्छा अब ये जो पेपर लगा हुआ है इसके नीचे ग्लू है, अडेसिव है, उसको किसी ने किसी ब्रश से लगाया गया, तो वो ब्रश इसका हिस्सा बन गया क्या? नहीं। फिर उसके बाद अल्लाह भला करे, अगर हम बात करें मोची की, तो मोची जो टूल्स इस्तेमाल कर रहा है बेंडिंग करने के लिए, क्या वो टूल्स उसकी सर्विस का हिस्सा बन गया? नहीं। उसने यूज किया, वो उसके पास ही है और वो उससे 100 जूते और मेंड कर सकता है, लिहाजा उसको हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट मटेरियल। अब ये जो डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट है, तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट भी इसी तरह की चीज है। कॉस्ट जब हमने कह दिया तो कॉस्ट में मटेरियल भी आ गया, लेबर भी आ गया, वो भी आ गया। तो जो खर्चे डायरेक्टली प्रोडक्ट या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हैं
वो डायरेक्ट कॉस्ट है, और जो खर्चे इनडायरेक्ट है यानी कि वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं है, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन है, सेफ्टी सिक्योरिटी है, मेंटेनेंस है, फला कॉस्ट है, सब इनडायरेक्ट है। क्लियर? अब आइए टाइप्स ऑफ कॉस्ट। सिर्फ ये दो टाइप्स नहीं है, देर आर फर्दर मोर टाइप्स ऑफ कॉस्ट। नंबर वन, वेरिएबल कॉस्ट। नंबर टू, फिक्स्ड कॉस्ट। नंबर थ्री, मिक्स्ड कॉस्ट, जिसको हम सेमी फिक्स्ड भी कहते हैं, जिसको हम सेमी वेरिएबल भी कहते हैं। अब मैं चाहूंगी कि आप लोग चैप्टर में जाएं, इन तीनों की डेफिनेशन निकालें, सिर्फ डेफिनेशन जो बॉक्स में होते हैं ना, छोटी सी दो लाइनर, वो पढ़ें और मुझे बताएं कि आपको क्या समझ आया। मुझे एक्सप्लेन करेंगे आपको क्या बात समझ आई। बुक नहीं है, पीडीएफ भी नहीं है? पीडीएफ है ना, उसमें जाएं। वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, इस सब का ये थ्री थ्री लाइनर है, ये पढ़ें और मुझे फिर आप लोग ने एक्सप्लेन करना है कि आपको क्या समझ आया। पेज 44, फिक्स्ड कॉस्ट, पेज 44 पे।
Mixed cost mixed राइट, अब कौन समझाएगा मुझे? यस। उस वेरिएबल कॉस्ट होती है जहाँ जो मैंने बताया कि प्रोडक्शन के हिसाब से आपकी वो वेरी करती है, क्योंकि आप प्रोडक्शन करोगे उतनी आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। लाइक अगर आपने बिस्किट बनाने हैं, कुछ बनाना है, तो उसमें जितना भी जो प्रोडक्ट लगता है उसके साथ साथ आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। वेरी गुड। और फिक्स्ड कॉस्ट जो आपकी प्रोडक्ट और उसके हिसाब से नहीं बढ़ेगी, प्रोडक्शन के हिसाब से नहीं बढ़ेगी। लाइक जैसे आप अगर आप काम करने चीजें ला रहे हैं, मगर आपको रेंट इसका देना है, तो रेंट वगैरह नहीं बढ़ेगा, वो फिक्स्ड रहेगा। इस तरह से। वेरी गुड। मिक्स कॉस्ट इन दोनों का मिक्सचर है। इसकी एग्जांपल कोई दे सकते? यस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसके अंदर आपको यूनिट और उसके हिसाब से मिलता है। ओके, अच्छा, बहुत अच्छी कोशिश आपकी, बहुत करीब पहुंच गए। नंबर 1, एक्टिविटी लेवल। एक्टिविटी लेवल किसे कहते हैं? जितनी प्रोडक्शन हो रही है। तो वेरिएबल कॉस्ट विल डिपेंड अपॉन द एक्टिविटी लेवल। अगर 1000 यूनिट्स बन रहे हैं तो 1000 यूनिट्स के हिसाब से आपको मटेरियल बाय करना पड़ेगा, जिसकी वेरिएबल कॉस्ट अकॉर्डिंगली वेरी करेगी। अगर आप 1500 यूनिट्स बना रहे हैं तो फिर आपको 1500 के मटेरियल खरीदने पड़ेंगे, तो वेरिएबल कॉस्ट अकॉर्डिंगली इंक्रीज या डिक्रीज होगी। इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिविटी लेवल। एक्टिविटी लेवल बढ़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। एक्टिविटी लेवल कम होगा, वेरिएबल कॉस्ट कम होगी। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, जो एग्जाम में आपको जहां ट्रिक किया जाता है, क्वेश्चन में जरूर ध्यान से पढ़िएगा कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या पूछ रहा है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट या पूछ रहा है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट? ध्यान दें, अगर आप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की बात करें तो पर यूनिट तो घटेगा जैसे जैसे एक्टिविटी लेवल बढ़ेगा। अगर मैं 1000 यूनिट्स की डिमांड करूं, 1000 यूनिट्स खरीदने जाऊं, तो फॉर एग्जांपल 1000 यूनिट्स खरीदूंगी मैं, तो वेरिएबल कॉस्ट मेरी आएगी $2, $2। और 1000 यूनिट से अगर मैंने कहा नहीं मुझे तो सिर्फ 500 यूनिट्स ही चाहिए, तो वेंडर बोलेगा फिर तो आपको $3 का पड़ेगा एक यूनिट। फिर आप बोलो नहीं नहीं अच्छा मुझे तो 2000 यूनिट्स चाहिए, तो वेंडर बोलेगा ठीक है $1.8 पे मिल जाएगा। तो ये क्या है? ये मतलब है कि आप जितना ज्यादा ऑर्डर करोगे क्वांटिटी, बल्क डिस्काउंट आपको मिलेगा। बल्क डिस्काउंट, समझ रहे हो? दैट इज, उस डिस्काउंट के नतीजे में द पर यूनिट कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल डिक्रीज व्हेन एक्टिविटी लेवल विल इंक्रीज। एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जब टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात करूंगी तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्रीज व्हेन एक्टिविटी लेवल विल इंक्रीज। तो इस बात का ध्यान रहे कि सवाल आपसे पूछ क्या रहे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट या टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो बढ़ेगी क्योंकि एक्टिविटी लेवल बढ़ रही है, yes. लेकिन पर यूनिट हो सकता है आपको बल्क डिस्काउंट मिल जाए। गेटिंग द पॉइंट? यस। अब आइए फिक्स्ड कॉस्ट। जो फिक्स्ड होगी, जो प्रोडक्शन के हिसाब से ना बढ़ेगी ना घटेगी। वेरी राइटली एक्सप्लेन। कोविड के जमाने में कितने कारोबार जो है क्या हो गए? बंद हो गए। क्यों? क्योंकि अंदर प्रोडक्शन नहीं हो रही मगर रेंट मांग रहे किराएदार। अंदर प्रोडक्शन नहीं हो रही, बिजली का बिल आ रहा है। सारे जो फिक्स खर्चे हैं, अच्छा एम्प्लॉइज जो हायर किए हुए थे, टीचर्स को बोल रहे हैं मुझे सैलरी दो, मगर कोविड में तो स्कूल बंद था, कोई काम ही नहीं हुआ, पर टीचर्स की सैलरी गई क्योंकि फिक्स कॉस्ट है। आप काम करो या ना करो, इदारा आपका चले या ना चले, प्रॉफिट करे या ना करे, फिक्स कॉस्ट ये बात नहीं देखता। फिक्स कॉस्ट मुंह खोल के खड़ा होता है मुझे हर महीने चाहिए ही चाहिए, जो मर्जी करो। ठीक, अब आइए फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ये दोनों सेम, तो सेम।
फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट जो है वो घटेगी या बढ़ेगी? इट विल डिपेंड अपॉन एक्टिविटी लेवल। फॉर एग्जाम्पल ये क्लासरूम है, इस क्लासरूम का रेंट 10,000। अब इस क्लासरूम में अगर 10 बच्चा आ जाएगा तो 10,000 का रेंट 10 बच्चों में डिवाइड हो जाएगा। और अगर इस क्लास में सिर्फ 2 बच्चे आएंगे तो 10,000 का रेंट सिर्फ 2 बच्चों पे आएगा। तो यानी फिक्स कॉस्ट जितना एक्टिविटी लेवल बढ़ेगा तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी? कम होगी। कम। और अगर एक्टिविटी लेवल कम है तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ज्यादा रहेगी, बट ओवरऑल टोटल फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम नो मैटर व्हाट। तो इस बात का ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपसे पूछ गया। फिक्स कॉस्ट जब पर यूनिट होगा तो एक्टिविटी लेवल अगर बढ़ेगी तो पर यूनिट डिक्रीज होगा। इनवर्स रिलेशनशिप है, इनवर्स यानी कि ऑपोजिट। ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, बाकी ये अगर ये तो फिक्स्ड ही रहेगा टोटल। ठीक है, अब आइए मिक्स्ड कॉस्ट या सेमी फिक्स्ड या सेमी वे, इसका क्या सीन? अच्छा, इन दोनों की हम ग्राफ देख लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपके पास उधर बुक में भी अभी हम देखेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट का, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ इस तरह होता है, स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि ये फिक्स्ड है नो मैटर व्हाट द लेवल। मिक्स्ड कॉस्ट या सेमी वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ होता है कि अप टू अ सर्टेन लेवल फिक्स्ड है, जिसको हम कहते हैं कि बेसिक रेंटल। आप घर में टीटीसीएल लगवाते हो, फोन लगवाते हो, भले किसी को कॉल नहीं करो, मगर आपका एक बेसिक रेंटल आएगा ही आएगा हर महीने। बहुत मिनिमम होगा, 200 रुपीज 500 रुपीज, बहुत मिनिमम होगा। और जब कॉल करोगे तो वो फिर वेरिएबल कॉस्ट होगी कि जितनी कॉल्स की, इंटरनेशनल लोकल, उस हिसाब से वो आपको लग के आए। इसी तरह बिजली का बिल एक बेसिक रेंटल, आपके पास कनेक्शन पहुंचाने का रेंटल। आप भले बिजली इस्तेमाल ना करो या करो, जितना करोगे फिर जितने यूनिट्स करोगे वो वेरिएबल कॉस्ट उस हिसाब से आएगी। दिस इज कॉल्ड द मिक्स्ड कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट और सेमी फिक्स्ड। क्लियर? यस। अब आते हैं इसको चैप्टर में जरा देखते हैं खोल खोल के। अब ये जितना भी हमने पढ़ा है इन सबको, इन सब की हम डेफिनेशंस एक दफा देखेंगे, गो थ्रू करेंगे। नंबर 1, कॉस्ट यूनिट। पढ़िए, व्हाट इज अ कॉस्ट यूनिट? अ प्रोडक्ट और सर्विस, अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। अगर होटल इंडस्ट्री है तो एक रूम उसका कॉस्ट यूनिट है। अगर शूज बनाने वाली इंडस्ट्री है तो बैचेस ऑफ 1,000 शूज उसका है। अगर पेशेंट हॉस्पिटल है तो पेशेंट पर नाइट उसका कॉस्ट यूनिट है। ठीक है, अब आइए, कॉस्ट इंफॉर्मेशन इज नीडेड। पढ़िए। Cost information is needed to aid pricing, decision making, planning, and budgeting, controlling. कॉस्ट की इंफॉर्मेशन यानी कॉस्ट के हवाले से हमें मालूमात क्यों चाहिए? ये रीजन है। नंबर 1, प्राइस सेट कर सकें। नंबर 2, डिसीजन ले सके कि हमें ये प्रोडक्ट बनाने में फायदा है कि ये प्रोडक्ट बनाने में फायदा है। कॉस्ट पता होगी तो पता चलेगा ना। फिर प्लानिंग और बजटिंग कर सके कि हमारे पास बजट कितना है, प्लान कैसे करने हैं, अगले 2 महीने 3 महीने 6 महीने साल की प्लानिंग। एंड कंट्रोलिंग एंड रिपोर्टिंग। कंट्रोलिंग एंड रिपोर्टिंग का क्या मतलब होता है? कंट्रोल किस बात का करना है? अच्छी क्वालिटी। ठीक है, कंट्रोल का बेसिकली दो दो तीन एस्पेक्ट्स हैं इसके। पहला एस्पेक्ट है कि कहीं फ्रॉड एंड थेफ्ट ना हो जाए, कहीं फ्रॉड एंड थेफ्ट ना हो जाए। चोरी चकारी से बचाने के लिए कंट्रोल मेजर्स लगाए जाते हैं हर इदारे, जैसे सीसीटीवी लगा हुआ है, एंट्रेंस में सिक्योरिटी बैठा हुआ है, ये सब क्या है? ये कंट्रोल मेजर्स है। ठीक है, अब आइए दूसरा दूसरा एक इसका जो रुख है वो ये है, आपने 2 महीने पहले ये डिसाइड किया कि मुझे सीसीए करना, आपने प्लान बनाया, 1 साल के अंदर मेरा सीसीए हो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 6 महीने गुजर, तो 6 महीने बाद आप पलट के देखोगे ना कि मैंने क्या सोचा था और क्या हुआ। इसी तरह हर इदारा अपने लिए कोई प्लान बनाता है और फिर पलट पलट के पीछे देखता है कि जो मैंने सोचा था क्या वैसा ही हो रहा है।
अगर नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा? क्या वो मेरी गलती है या वो हालात की गलती? इसमें और बेहतर क्या किया जा सकता है? आपने सोचा एमए 1 में मैं 90 स्कोर करूँ, एमए 1 का एग्जाम दे दूँ, अब आया 90 आ गया, आया नहीं आया? अगर आ गया तो आप खुश होगे, आप बोलोगे हाँ मेरी जो स्ट्रैटेजी थी, मेरी जो सोच थी वो सही है, मुझे इसी पे चलना है। Yes. और अगर नहीं आया तो आप पलट के सोचोगे कि क्यों नहीं आया और कहाँ कमी रह गई और अब हम क्या बेहतर कर सकते हैं ताकि मेरे अगले पेपर में आ। तो इसको हम कहते हैं कंट्रोल, इसको हम कहते हैं कंट्रोल। पलट के देखना, फिर मॉनिटर करना, फिर इन्वेस्टिगेट करना और फिर उसके बाद दोबारा से आगे बढ़ना, प्लान करना और आगे बढ़ना। ठीक है, अब आइए, ये एक छोटा सा सवाल है, ये देखें। Rook's company is a furniture company which manufactures chairs, tables, and beds. There are stages, three corresponding machines involved in the production of the furniture: cutting, assembly, and finishing. Which of the following cost would be classified as a cost unit of Rook's company? The cutting machine, all three machines, the supervisor of the assembly department, the chair. Chair. A chair. आपका क्या जवाब है? All three machines. चलें देख लेते हैं। All the machines. It's D. Why? Including the cutting machine and the supervisor examples of cost centers, the chair is the cost unit as it is a unit of product to which it can be related. It is the correct answer is the chair. Okay? Correct answer is the chair. चेयर कॉस्ट यूनिट है, चेयर आपका एक प्रोडक्ट है या सर्विस है। आप मशीन को कैसे ले सकते हो? मशीन तो आपका मैन्युफैक्चरिंग टूल है, वो आपका कॉस्ट यूनिट नहीं बन सकता। कॉस्ट यूनिट वही है जो आप कस्टमर को सेल कर रहे हो, आया वो सर्विस है, आया वो प्रोडक्ट है, जो भी कस्टमर के पास जा रहे हैं वो आपका कॉस्ट यूनिट है। क्लियर? आगे आइए, प्रोडक्शन कॉस्ट। अच्छा, अब प्रोडक्शन कॉस्ट पे जाने से पहले मैं आप लोग को एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ, उस वीडियो के बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। बस एक मिनट मैं आ रही
My work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep track of all my tasks. I start by brain dumping everything I need to get done in a list view. Next, I set a priority and a due date to keep things on track. I create custom statuses to organize my progress exactly how I want it. I like to add the action items field so AI can show me the next steps. I add my teammates as watchers so they're in the loop. ClickUp makes work easy, from personal projects to running a multi-billion-dollar company. Click the link below to create your workspace for free.
It's 9:15. How am I already underwater? I'm in the same boat. I'm in an actual boat. I thought Grammarly just fixed grammar. They make boats now? It's more of a metaphorical boat, because I've been using Grammarly's AI for years to keep me high and dry. Try it. Grammarly can look through your writing to make it easier to understand. See? Shorter, Oh, clearer, cool. and better. Now people will get what you're trying to say, and you won't be flooded with confused emails. Can you do mine? No problem. Your writing's good, but your word choices could be better. Wow. Now your writing is as confident as you are. Oh, well, what about our proposal? Let me take a look. Woof. You'll be in deep water if you show this to the CEO. Grammarly can point out what's missing. Right there. The CEO will want to see a deadline. And here you should connect the projections back to company strategy. Yeah, how could I do that? Mia, can you do a deep dive? On it. 10% higher revenue by next year. I'm sending it in. The CEO loves it. Budget and headcount are approved. Let's get everyone on board. I meant figuratively. Download Grammarly for free. मेरी काम की वीडियो खुली है ये वाली शुरू ही है ये समझ
我要跟董家个那种，这个做，然后。राइट क्या क्या देखा? उसको ब्रांड में कैसे शेप किया जा रहा है। तो ये पहले पता था जूते आप लोग पहनते हो कितनी मेहनत से बनते हैं? ओ कितनी मेहनत है इसमें बाबा। मशीन तो मशीन, इंसान भी लगे हैं कि आपको दोनों के साथ ही ये प्रोडक्ट तैयार हो सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मशीन पे छोड़ दिया जाए, और ऐसा नहीं कि सिर्फ ह्यूमन लेबर ही कर ले, नहीं तो बहुत स्लो हो जाएगा। फिर हर साइज अलग, फिर लेबलिंग अलग, लेसेस अलग, विदाउट लेसेस अलग, ये जो आपकी फैंसी जूती हैं वो अलग, हील वाली तो ये वाली तो फलाना डिजाइन तो ढमकाना डिजाइन। और हम जाते हैं अच्छी नहीं है, यूं रिजेक्ट करके आते हैं, ये अच्छी नहीं, वो अच्छी नहीं है, ये अच्छी नहीं है, विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट द हार्ड वर्क दैट हैव बीन पुट इनटू इट, राइट। अच्छा अब आ जाइए कि सोचे ना जरा, आप ओनर हैं इस फैक्ट्री के, कैसे कर रहे हैं आप कॉस्टिंग, कैसे कर रहे हैं आप अकाउंटिंग, कैसे निकाल रहे हैं सेलिंग प्राइस, सोचे ना। हर डिपार्टमेंट में अलग बिल्कुल अलग अलग लोग होंगे जो सारे काम कर रहे होंगे, बट आप इसकी कॉस्टिंग कैसे निकालोगे? सल मुद्दा ये, क्योंकि अभी आप एज अ हम ACCA पढ़ रहे हैं और एज अ ओनर आपको सेलिंग प्राइस चाहिए, तो सेलिंग प्राइस के लिए आपको सही कॉस्ट चाहिए। कॉस्ट कैसे निकालो? जो उस पर चीजें करनी है लाइक एग्जैक्टली एक लेमैन को भी पता है कि भाई लागत लगाना, और लागत अब जब हम प्रोफेशनली पढ़ रहे हैं उसमें हमें पता है मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। तो आइए अब इसका हम यूनिट कॉस्ट कार्ड हम बनाना सीख रहे हैं कि ऑफिशियली प्रोफेशनली इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका पैटर्न क्या है। बाय रो यूनिट कॉस्ट कार्ड, डायरेक्ट मटेरियल्स येलो प्लास्टिक, रेड प्लास्टिक, जो जो मटेरियल लग रहा है लगा दिया। डायरेक्ट लेबर जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली प्रोडक्ट या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड खर्चे हैं। ये जब डायरेक्ट कॉस्ट टोटल करोगे तो उसको हम क्या कहते हैं? टोटल डायरेक्ट कॉस्ट, या फिर इसको हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। क्या कहते हैं? प्राइम। सो प्राइम कॉस्ट इज इक्वल्स टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टोटल कर। अब आइए ओवरहेड्स। ओवरहेड्स मींस जो कि अदर चाहे लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, रेंट वगैरह, other than your direct material, labor and direct expense, other expenses, that means this is indirect overhead। जब भी वर्ड आ जाए समझ जाओ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट जो डायरेक्टली प्रोडक्ट है ना सब बन रहा है, और हो सकता है वो प्रोडक्शन में इस्तेमाल भी ना हो, ये भी पॉसिबल। लेकिन बिजली चाहिए, बिजली चाहिए प्रोडक्शन के लिए, रेंट जगह चाहिए, आप वहां पे प्रोडक्शन करोगे, लेकिन ये डायरेक्टली प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बन रहे, दैट्स कॉल्ड ओवरहेड्स। तो जब डायरेक्ट कॉस्ट यानी प्राइम कॉस्ट और
ओवरहेड्स के खर्चों को हम ऐड अप करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ओवरहेड्स प्रोडक्शन से रिलेटेड ओवरहेड्स जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो प्रोडक्ट हिस्सा नहीं बनते उसको हम ऐड कर रहे हैं, तो क्या निकल रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट। और फैक्ट्री कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट में हम ओवरहेड्स जो एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड सेलिंग से रिलेटेड है, जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं, वो हम अलग से जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास फिर क्या निकल के आएगी, कॉस्ट। प्लीज इस फॉर्मेट को अपने पास लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद भी कर लीजिए। So unit cost card, यूनिट की कॉस्ट पता लगानी है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस विल गिव यू प्राइम कॉस्ट, ओवरहेड प्रोडक्शन विल गिव यू प्रोडक्शन कॉस्ट एंड फैक्ट्री कॉस्ट, then add up overheads administration distribution and selling, it will give you total cost। इसी सब कुछ प्लस हो रहा है प्लस सिर्फ हेडिंग्स लिखिए, अंदर का डेटा लिखने की जरूरत नहीं, ये प्लस प्लस direct material plus direct labor plus direct expense will give you total direct cost। नेक्स्ट, हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट समझ चुके हैं अच्छे से, आगे बढ़ रहे हैं। ये जरा छोटा सा क्वेश्चन है, देखें। क्या है आंसर? इंडायरेक्ट फैक्ट्री रेट तो नहीं आएगा। जल्दी बताएं, इतना टाइम थोड़ी होगा। डी इज द आंसर, फैक्ट्री मैनेजर। क्यों मैनेजर की तनख्वाह? क्योंकि इनडायरेक्ट, सबसे पहले इनडायरेक्ट एंड दूसरा लेबर। तो यहाँ पे आप डॉग लीड क्लिप और फैक्ट्री रेंट ये तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो ओवरहेड्स लग रहे हैं, मटेरियल लग रहा है। लेबर जो चीज है, तो लेबर सी और डी में से कोई एक चूज करना था, मशीन ऑपरेटर या फैक्ट्री मैनेजर। अब इनडायरेक्ट कह रहे हैं तो मशीन ऑपरेटर हो नहीं सकता, क्योंकि जो मशीन ऑपरेट कर रहा है वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग में है, वो तो प्रोडक्ट के ऊपर लगा हुआ है, तो डायरेक्ट लेबर होगी। इनडायरेक्ट फैक्ट्री मैनेजर, ठीक है। अब आइए, अल्लाह भला करे, कॉस्ट बिहेवियर जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं, लेवल ऑफ एक्टिविटी के बेस पे वेरिएबल कॉस्ट वेरी करेगी। वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ आपके सामने है। फिर उसके बाद ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो यूजुअली बराबर रहता है, कांस्टेंट रहता है। हाँ, बल्क परचेज किया जाए तो आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे। अब आइए आगे, अल्लाह भला करे, फिक्स कॉस्ट आपकी इस तरह होती है। और अगर पर यूनिट की बात की जाए तो अगेन एक्टिविटी लेवल जैसे जैसे बढ़ेगी तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगी। अब आइए नेक्स्ट स्टेप, फिक्स कॉस्ट। ये हमारी चौथी किस्म है, चौथी वैरायटी है स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। अब ये क्या है भैया?
जरा यहाँ गौर फरमाइए, ये क्लासरूम है, इसका रेंट मैं 10,000 दे रही हूँ। अब ये क्या है, फिक्स कॉस्ट है। इस क्लासरूम की कैपेसिटी कितनी है, से मैक्सिमम 25 स्टूडेंट्स आ जाते हैं। अब ये जो 25 स्टूडेंट्स आ जाते हैं इस क्लास में, तो ये मैक्सिमम कैपेसिटी है। लेकिन मार्केट में डिमांड बढ़ गई, अचानक से मेरे पास 30 स्टूडेंट्स आ गए हैं, 35 आ गए हैं, 45 आ गए, और सारे स्लॉट्स भी फुल हो गए। फुल होने के बावजूद डिमांड आ रही है, 100 स्टूडेंट्स आ गए। अब मैं क्या करूं, अब एक क्लासरूम में तो गुजारा नहीं है, तो आई नीड वन मोर क्लास। तो मैंने एक और क्लासरूम ले ली किराए पे, तो क्या हुआ, 10,000 प्लस 10,000, मेरा क्या हो गया, फिक्स कॉस्ट बढ़ गई। तो पहले मेरी फिक्स कॉस्ट थी 10,000, एक सर्टेन लेवल था, 100 स्टूडेंट्स था। जैसे ही 100 स्टूडेंट्स क्रॉस हुए, तो मुझे बढ़ाना पड़ा अपना रेंट, अब एक और कमरा किराए पे लेना पड़ा। तो अब मेरी फिक्स कॉस्ट क्या हो गई है, 10,000 से बढ़ के 20,000 रुपये। अब कुछ अरसे में ये इतना ही रहेगा जब तक कि दोबारा से एक्टिविटी लेवल इंक्रीज ना हो जाए, और फिर मुझे लगे नहीं यार, मुझे तो 5 क्लासरूम्स चाहिए, तो अब मैं पूरा का पूरा कैंपस ही रेंट पे ले लूँ। हो सकता है, तो हो सकता है फिर से कुछ अरसे के बाद 1 लाख पे पहुंच जाए या 10,000 पे पहुंच जाए मेरा फिक्स कॉस्ट। इसको कहते हैं स्टेप अप फिक्स कॉस्ट। ये कुछ कुछ अरसे के बाद हो रही होती है, और ये कुछ कुछ अरसे के बाद बेसिकली एक्टिविटी लेवल पर डिपेंड करता है कि जो जो आपका एक्टिविटी लेवल बढ़ेगा, एक सर्टेन अमाउंट क्रॉस करेगा, तो आपको अपनी फिक्स कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी। अब जैसे स्कूल है, ये ब्रांच है, इस ब्रांच की फिक्स कॉस्ट फॉर एग्जांपल 50 टीचर्स यहाँ पढ़ाते हैं, 50 की सैलरी फॉर एग्जांपल 10-10 हजार हर बंदे की है, तो 5 लाख रुपए मेरी फिक्स कॉस्ट। अब मैं देख रही हूँ कि डिमांड बढ़ रही है, बहुत बच्चे आ रहे हैं, और बच्चे एडमिशन एडमिशंस, तो हमने क्या किया, अपनी एक और ब्रांच खोल ली जरा करीब के एरिया में। अब वहां पे नए सिरे से फिर और 50 टीचर्स हायर करो, तो अब फिक्स कॉस्ट बढ़ गई मेरी, यहाँ 5 लाख थी, अब वहां भी 5 लाख, तो बढ़ गई, डबल हो गई। तो ये सिलसिला है स्टेप फिक्स कॉस्ट। ठीक है, रेंट आ गया, सुपरवाइजर सैलरीज आ गई, मिक्स्ड कॉस्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया था सारा। अब आइए फंक्शनल कॉस्ट, पढ़िएगा इरज। Cost can also be analyzed according to their function. For example, production, distribution and selling, administration and financing costs. Right. हमने पहले कॉस्ट को क्लासिफाई किया एज डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिर क्लासिफाई किया एज ये, और ये चौथा था हमारा स्टेप फिक्स कॉस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट कैटेगरी कह रहे हैं कि आप अपनी कॉस्ट को फंक्शनल बेसिस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं। फंक्शनल बेसिस का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू योर ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनल डिपार्टमेंट्स। ठीक है, तो आपके इदारे में जितने फंक्शनिंग डिपार्टमेंट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन है, कैंटीन है, प्रोडक्शन है, फलाना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, मार्केटिंग है, जितने डिपार्टमेंट्स हैं, तो आप अपनी कॉस्ट को डिपार्टमेंट वाइज या फंक्शन वाइज क्लासिफाई कर सकते हैं। तो हमें क्या क्या कॉस्ट बताई जा रही है, प्रोडक्शन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, फाइनेंसिंग कॉस्ट। इसमें और आप बढ़ा सकते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, और भी बहुत सारे बन सकते हैं, सेफ्टी एंड मेजर्स कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट। जितने आपके दायरे में फंक्शंस हैं उस हिसाब से बढ़ सकते। अब आइए कैलकुलेशन, ये छोटा सा सवाल है, इसको सामने रखिए और जो फॉर्मेट आपने बनाया है ना, उस फॉर्मेट के मुताबिक इसको बनाइए, कॉस्ट कार्ड बनाना है।
में डायरेक्ट के सबको फर्स्ट टाइम है ना, वहाँ पे डायरेक्ट में लेना हमारे पास पहले बहुत से डायरेक्ट फिर वर्किंग कॉम्प्लेक्स 100 पहले बॉक्स डायरेक्ट लेंगे वर्किंग कॉम्प्लेक्स। हाँ बॉक्स डायरेक्ट 50 फिर वर्किंग कॉम्प्लेक्स बॉक्सेस कितने आ रहे हैं 100 बॉक्सेस $16 देगा 100 पर 100 बॉक्सेस $16 पर 100 बॉक्सेस। तो एक बॉक्स कितने का होगा टोटल डिवाइड बाय टोटल बताती हूँ $100 को डिवाइड करने 46 होगा। ये कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना डायरेक्ट वन आधे घंटे में $5 दे रहे हैं। एक पेज पर तो बीच पेज पर
प्लस 3 प्लस कैसे होगा कैलकुलेटर में शुरू नहीं करना रिजल्ट आए ये पढ़ सकते हैं तो इस वजह से मैं प्लस करेंगे वेट करेंगे ये डॉलर्स में और से सी अभी देखते हैं अच्छा कहाँ चला गया $60 एक $60 $60 के 100 बॉक्स है तो एक बॉक्स कितने का होगा वैसे ये 40C को कैसे करेंगे 40 सेंट्स जैसे पैसे को करते हैं, ये 40 पैसा है, पैसे को रुपीस में कैसे करते हैं, उसी तरह इसको 40 सेंट्स को आप करोगे, 0 पीछे लेकर जाओगे, $0.4 हो जाएगा। This was 40. The entire delivery cost target is 3.6 3.6 ठीक है। और उसको अब आप देखें यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल कंपोनेंट्स अलग है 3.65 और फिर बॉक्स अलग है जिसको $16 डिवाइड बाय 100 बॉक्स 100 यूनिट्स बने होंगे, शूज के बॉक्सेस थे ना, तो वो भी तो कस्टमर के पास जा रहे हैं। फिर डायरेक्ट लेबर हाफ आवर एट द रेट $5 पर आवर 2.5 और प्राइम कॉस्ट निकल के आ गई 6.3। प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऐड किए, कैसे ऐड किए, 4000 को डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ यूनिट से, तो पर यूनिट प्रोडक्शन ओवरहेड आ गया, आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट निकल के आ गई, उसमें नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आपने ऐड कर दिए 0.5, तो टोटल कॉस्ट निकल के आ गई 7.0। अब इसमें हम बताएं क्या चीज है जो नहीं समझ आई या गलत हुई आप। सिर्फ ये डायरेक्ट मटेरियल का समझाया बॉक्स वाला नहीं समझ आया था फिर, अब बॉक्स आ गया समझ। यस बॉक्स तो लेंगे प्रोडक्शन ओवरहेड वाला प्रोडक्शन ओवरहेड आपके सवाल में ही गिवन है, द बिजनेस इनकर्स फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ $4000 पर एनम, पर एनम मतलब साल, पूरे साल का, ठीक है। तो पूरे साल का जब ये है, और अभी जो हमारा बन रहा है वो कितने यूनिट्स बन रहे हैं पूरे साल के, 20,000 यूनिट्स बन रहे हैं, तो आपने 4000 को डिवाइड किया 20,000 से, तो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट निकल आई, ठीक है। कोई और सवाल? और ये वन पार्ट का जो है वो अपने $5 $5 पर आवर, और एक यूनिट को बनाने के लिए कितने घंटे लग रहे हैं, ब्रेस रिक्वायर्स हाफ आवर ऑफ लेबर, 1 घंटे के चार्जेस $5 हैं, तो आधे घंटे के कितने होंगे 2.5, ठीक है। समझ आई बात? ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए।
क्या क्या 3 hours. Second is followed by because 3 hours. How high is this? I या वो इसका 2.5 इसका 2.5 होगा तो वो हाफ आवर के लिए ऐसा वाला जाएगा इसके लिए 1 मिनट सर्विस फॉर स्पोर्ट्स का राइट और बस के लिए बताइए ऑफिस के लिए लगाने की कोई फिर वाले और करानी है 9 बजे तो हम उसे 9 गुड लेवल 3 करेंगे 1 मिनट फिर ये हमारे पास आ रहे हैं चेयर और अनस्क्योर्ड के आधा घंटा इसके एक नाइन और नाइन आ जाएगा ऑयल फिल्टर स्क्रीन वॉशर नहीं करना हमें उसी में देना skill pay and skill getting females there want to actually then and skill. Should I go I just dependent 9 को जो है वो देखो 3 घंटे रहता है स्किल बताइए एक स्पोर्ट्स का 1 घंटे में 9 दे तो हमें 3 घंटे में हाँ 27 correct और स्पीड बैलेंस करेगा 5 को 2.5 देंगे क्योंकि हाफ आ रहेगा 2.5 सही है इसके बाद में ये हमारे पास से आगे हमने रेट से कर ली फिर मतलब पे कितना करना while oil filters screen washes hard plugs cost 6.90 in total. You can see it. Production which the service center operates. One out at $4 per hour. Especially for total hours being per service. Then 1 minute 6.90 क्या है हमारी मटेरियल की कॉस्ट सही है और उसके बाद हमारी रेंट रेट ओवर इफेक्ट्स नहीं हमारे ओवरहेड है नहीं ये रेंट वगैरह ये हमारी कितने हैं पर आगे कैसे दिया है और उसमें टोटलाइज करके फिर from which the service center takes work out at and send it further 3.5 hours of people see 4 per hour per service $2 और पर आई फोर अच्छा लोग जो के plus 6 plus 4 yes
42.4 आ रहा है आप लोगों का? एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट पर सर्विस $2। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? प्राइम कॉस्ट तो प्राइम कॉस्ट में क्या क्या चीजें आती हैं? जो है वो डायरेक्ट डायरेक्ट कॉस्ट सारी, Direct cost. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, तो बस उसी को शामिल करो। एडमिनिस्ट्रेशन क्यों आएगी? जब रिक्वायरमेंट कह रही है सिर्फ प्राइम कॉस्ट, बी आंसर। अब डायरेक्ट कॉस्ट में किस तरह ले रहे हैं देखें। डायरेक्ट मटेरियल तो क्लियर है 6.9। डायरेक्ट लेबर में दो चीजों का जिक्र है, एक है स्किल्ड और एक है अनस्किल्ड। यूजुअली बुक्स में या रूल ऑफ लॉ कहता है कि जो स्किल्ड लेबर है वो डायरेक्ट होता है और जो अनस्किल्ड है वो इनडायरेक्ट होता है। लेकिन सिनेरियो टू सिनेरियो डिफर करता है। सिनेरियो क्या कह रहा है? तो सिनेरियो यहाँ पे आपको कह रहा है कि जो स्पोर्ट्स कार की सर्विस है उसमें 3 घंटे स्किल्ड मैकेनिक का टाइम चाहिए और आधा घंटा अनस्किल्ड का टाइम चाहिए, लेकिन चाहिए ही चाहिए, मस्ट है। तो यानी ये दोनों फिर डायरेक्ट में आएगा। तो आप स्किल्ड को भी कंसिडरेशन में लोगे और अनस्किल्ड को भी। क्यों? क्योंकि दोनों डायरेक्टली कार्स की सर्विस से रिलेटेड है। आधा घंटा उसका चाहिए, 3 घंटे उसके चाहिए। उसके हिसाब से जो लेबर हमारा निकल के आ रहा है वो कितना है? 27 स्किल्ड का है और अनस्किल्ड का 2.5। तो आपकी जो प्राइम कॉस्ट आ रही है वो 36.4 है। उसने डायरेक्ट 6.90 एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपने नहीं लेनी। एडमिनिस्ट्रेशन आपका आएगा प्रोडक्शन ओवरहेड्स में। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आपकी कहाँ आ रही है? रेंट एंड रेट्स फॉर द इंडस्ट्रियल यूनिट फ्रॉम विच द सर्विस सेंटर ऑपरेट्स वर्क आउट एट $4 पर आवर। ये आपका फिक्स कॉस्ट की तरह आ गया, रेंट एंड रेट्स। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट $2 पर सर्विस। तो $4 और $2 की एडजस्टमेंट यहाँ कहाँ पे हुई हुई है? $2 जो है वो आपका नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में फॉल कर रहा है और $4 किधर लिखा है इन्होंने? प्रोडक्शन ओवरहेड्स 3.5 आवर्स एट द रेट $4। तो उसका आंसर आ रहा है 14। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ दिया है, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड। क्लियर? अब आइए प्रॉफिट रिपोर्टिंग। ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि इसमें बहुत डिटेल है। आज करने का फायदा नहीं, टाइम अप हो चुका है। तो प्रॉफिट रिपोर्टिंग अब हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर। ये आपको मतलब कॉस्ट कार्ड बनाना, इसमें कैसे बनाने, कैलकुलेशन, सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉफिट रिपोर्टिंग करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। कोई सवाल है, कोई क्वेरी है पुरानी कोई, तो वो जरूर शेयर कर लें।